people, what's up? मेरा नाम है विशिष्टा and I welcome you all to yet another session of the Hindu analysis. आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि फ्राइडे है तो ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को क्या क्या हुआ। इस तरीके से बाई वीकली सेशंस होते हैं, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं। हफ्ते में 2 दिन होते हैं ये सेशन, दैट इज ट्यूसडे एंड फ्राइडे। सो फ्राइडे को हम डिस्कस करते हैं ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे को क्या क्या हुआ, और फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को क्या क्या हुआ वो हम डिस्कस करते हैं ट्यूसडे वाले सेशन में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद आवर हिंदू एनालिसिस ऑफ 19th of November 2024। सबसे पहली न्यूज, अच्छा आप अगर इस न्यूज को या रादर इन सेशंस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो ये सारी न्यूज में से आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारी न्यूज आपको फॉलो अप ही लगेंगी। आपको पता है देश दुनिया में क्या हो रहा है, बस अब न्यूज़पेपर में उसी का फॉलो अप आता रहता है। बहुत ही कम ऐसी न्यूज होती है जो कि नहीं आती है। So if you've been following, congratulations, finally current affairs is in your hands. If you have not been following तो कोई बात नहीं, मैं यही हूँ, आप यही हैं। मैं इन सेशंस को कंटिन्यू करते रहूंगी और आप अभी से देखना शुरू कर सकते हैं। आज से 1 महीने बाद आप एग्जैक्ट इसी जगह पर होंगे जहां बेसिकली आपको करंट अफेयर्स अपने काबू में लगने लगेगा। भाई लोग चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मणिपुर का अपडेट आया है। हमने लास्ट सेशंस में डिस्कस किया था किस तरीके से मणिपुर में वायलेंस इरप्ट हो चुका है। वापस से 6 लोग गायब हो गए थे 11th of November को, जिनकी मणिपुर के पास में एक नदी में डेड बॉडी मिली थी। उसके खिलाफ बहुत ज्यादा लोग सड़कों पर उतर के आ गए थे, प्रोटेस्ट चालू हो गई थी। उसी का फॉलो अप है। 5000 ट्रूप्स हैव बिन बेसिकली डिप्लॉयड इन मणिपुर वायलेंस से डील करने के लिए। सो द यूनियन मिनिस्ट्री या बेसिकली यूनियन होम मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने मंडे को बोला था कि 50 एडिशनल कंपनीज ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स विच इज CAPFs, ठीक है, जिसमें 5000 पुलिस पर्सनल्स हैं, उनको डिप्लॉय किया जा रहा है मणिपुर में फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, क्योंकि वायलेंस इतने बड़े लेवल पे फैल चुका था कि इतने बड़े ट्रूप की जरूरत थी। A 20-year-old man was killed and another injured during a reported confrontation between the special commando team and protesters in the restive जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट में ही कुछ ऐसे 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा बड़े अमाउंट में वायलेंस हो रहा है, जहां दोनों ही कम्युनिटीज जिनके बीच में ये एथनिक वायलेंस स्टार्ट हुआ था वो दोनों कम्युनिटीज कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस और लोगों के बीच में झीना झपटी में अ मैन वाज किल्ड एंड वन वाज सिवियरली इंजर्ड एज वेल। स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि उन्होंने 1-2 लोगों की 2 मेंबर पैनल बनाया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये जो डेथ हुआ है, फॉलोइंग मास रेजिग्नेशन बाय ऑफिस बेयरर्स ऑफ द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट। तो बहुत ही बड़े लेवल पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ऑफिस से रिजाइन कर दिया है बिकॉज ऑफ द डेथ दैट हैज हैपेंड। तो स्टेट गवर्नमेंट ने 2 मेंबर की एक पैनल बिठाई है जो इन्वेस्टिगेट करने वाली है कि हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेथ। पार्टी ऑफिसर्स अटैक्ड। सो संडे को बेसिकली एक मॉब, पूरा का पूरा भीड़ बेसिकली उन्होंने अटैक किया था ऑफिसर्स ऑफ बीजेपी एज वेल एज कांग्रेस। ये भी जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की ही बात है, क्लोज टू द बाउंड्री विद असम अलेजिडली, और पुलिस ने वहां पे ओपन फायर किया था। अगर ऐसा हुआ है देन पुलिस इज गोइंग टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो इसी के लिए इन्वेस्टिगेशन पैनल बिठाया गया है जो पता लगाएंगे कि हुआ क्या था एक्चुअली में। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दिल्ली का भी हमने पढ़ा था। दिल्ली में पोल्यूशन लेवल्स किस लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो उसी का अपडेट हम पढ़ने जा रहे हैं। एज दिल्ली चोक्स, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था all curbs to stay till it lifts them, और ऐसे बोला था टेक्स CAQM टू टास्क फॉर डिलेड एक्शन। CAQM जो कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाई गई थी बहुत पहले से, ताकि ये हालत इस बार के विंटर्स में ना आए। स्टिल पिछले सारे विंटर्स से सबसे खराब हालत इस बार चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को भी बुलाया कि भाई आप कर क्या रहे हो, आपको ही इस स्पेशल पर्पस के लिए आपको बनाया गया था और आप देखो हालत क्या हो रही है दिल्ली की अगेन। So what have you been doing? That's what taking to task means. तो slamming the commission, काफी जोर से डपटा गया कमीशन को for delayed action even as pollution choked the national capital. सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को डायरेक्ट किया है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स प्लान, ग्रैप जिसको बोलते हैं, इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो अब क्योंकि दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स सिवियर प्लस कैटेगरी में जा चुकी है, इसलिए ग्रैप स्टेज 4 प्लान को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सिवियर प्लस विच इज अबव द थ्रेशोल्ड ऑफ 450। अ बेंच जिसमें जस्टिसेस AS ओका एंड ऑगस्टीन जॉर्ज मसिया
वो बैठे थे, उनने ये कहा है कि CAQM रादर देन टेकिंग प्रीएम्प्टिव एक्शन, मतलब इस तरीके का पोल्यूशन ना हो पाए इसलिए पहले से स्टेप्स लेने चाहिए थे, रादर देन डूइंग दैट उन्होंने वेट किया कि ये खराब हालत आए और उसके बाद भी एक्शन में डिले कर रहे हैं वो। द बेंच ऑर्डर्ड स्टेटस को का मतलब जैसा स्टेटस है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, किस चीज के, ऑन द हाइटेंड रेस्ट्रिक्शंस अगेंस्ट एयर पोल्यूशन अंटिल फर्दर इट इशूड फर्दर डायरेक्शंस, कि अभी तक जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि कौन से व्हीकल्स रोड पे नहीं चलेंगे, ये सारी माइनिंग कोल एक्टिविटीज कंप्लीट बंद कर दी गई है, ये सब रेस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू होंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट आगे डायरेक्शंस नहीं देती कि क्या करना है। Though the Delhi government said it had stopped construction work in the capital, lawyers का ऐसा कहना है और lawyers ने अलर्ट किया था बेंच को कि कंस्ट्रक्शन वर्क अभी भी चल रहा है विद इन द कोर्ट कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ। कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया था, दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला हमने पूरे दिल्ली में रोक दिया है, लेकिन कोर्ट के अंदर ही, लुक एट द आयरनी, कोर्ट के अंदर ही कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। दे सेड द AQI इन द कोर्ट रूम वॉज 994। इट इज अनइमेजिनेबल, 994 AQI, 500 के ऊपर इंडिया में स्केल एग्जिस्ट नहीं करता नापने के लिए, 500 इज द लिमिट, उसको सिवियर कहते हैं, 500 के ऊपर सिवियर प्लस, ये ऑलमोस्ट 1000 टच कर रहा है कोर्ट रूम के अंदर ही जहां पे ये पूरी सुनवाई चल रही थी। तो अनइमेजिनेबल कंडीशंस चल रही इस टाइम पे दिल्ली में। जस्टिस ओका immediately summoned the Supreme Court Secretary General to read him grab force restrictions. In its order, the court noted that AQI had crossed 400 on November 12th itself, and instead of immediately directing implementation of GRAP 3, जो कि CAQM को करना चाहिए था, जब जैसे ही 400 पार किया GRAP 3 गाइडलाइंस लगा देनी चाहिए थी, ये करने के बजाय CAQM ने 24 घंटा और वेट किया नवंबर 14 तक, उसके बाद लगाया GRAP 3। द सेम हैड हैपेंड इन किकिंग ऑफ GRAP 4। जैसे ही सिवियर प्लस कैटेगरी में गया GRAP 4 गाइडलाइंस लगा देनी चाहिए थे, बट उसके लिए भी वेट क्यों किया गया। When AQI crossed 450 at 6 p.m. on November 13, CAQM directed its implementation from November 18। 5 दिन इनफैक्ट और वेट किया गया, और ज्यादा सिवियर हुई कंडीशंस उसके बाद नई गाइडलाइंस लगाएगी। कोर्ट को ये भी देखने को आया कि CAQM का जो पूरा का पूरा अप्रोच था टुवर्ड्स डीलिंग विद पोल्यूशन हैज बीन कंप्लीटली रॉन्ग। कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को जिनका NCR रीजन में गवर्नमेंट आती है। सो NCR रीजन बेसिकली यूपी, हरियाणा और अपना कैपिटल रीजन बेसिकली दिल्ली, टू स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट GRAP 4 गाइडलाइंस। अब कोर्ट ने बोल दिया है तो फिर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि CAFM हैज फेल्ड अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, कैलाश गहलोत जो फॉर्मर आम आदमी पार्टी मिनिस्टर थे, काफी फेमस, ही हैज रिजाइंड फ्रॉम आम आदमी पार्टी और बीजेपी ज्वाइन कर लिया है इन्होंने। फॉर्मर आम आदमी पार्टी मिनिस्टर कैलाश गहलोत, उन्होंने ज्वाइन किया है बीजेपी ऑन मंडे आफ्टर ओनली अ डे आफ्टर टेंडरिंग हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम आप। उनका इंटरव्यू वगैरह लिया गया तो उन्होंने बोला ऐसा कोई एक्सटर्नल प्रेशर उन पर नहीं क्रिएट किया गया था, ही हैज डन इट ऑफ हिज ओन फ्री विल। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, इसके बाद क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं काफी स्टेट्स में, तो बहुत सारी न्यूज आपको पॉलिटिकल मिलेंगी। ऑल्दो आपके नॉलेज के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। अनलेस कोई नई सरकार, कोई नई चीफ मिनिस्टर बन के आते हैं तो आपको उनका नाम पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो कोalition गवर्नमेंट है तो वो पता होना चाहिए, बेसिक फैक्ट्स। कंट्रोवर्सीज के ऊपर, एम्बिगुअस फैक्ट्स के ऊपर, ओपिनियंस के ऊपर आपसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, खासतौर पे इन योर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। इवन इफ यू गिविंग UPSC, आपसे पॉलिटिकल ओपिनियनेटेड सवाल इस तरीके के नहीं ही पूछे जाते ज्यादातर टाइम। Coming on to the next important news.
अच्छा, चिकनगुनिया केसेस अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको सब जगह ही बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे, बट खास तौर पे तेलंगाना में बहुत ज्यादा फैल चुके हैं, मतलब टू द पॉइंट कि यूएस ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। तो इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीजिंग चिकनगुनिया केसेस, जो मच्छर के काटने से होता है बेसिकली इन तेलंगाना, यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सीडीसी जिसको बोलते हैं, उन्होंने लेवल 2 ट्रैवल एडवाइजरी इशू की है सारे के सारे यूएस ट्रैवलर्स को जो तेलंगाना से वापस आ रहे हैं, वो आर रिटर्निंग फ्रॉम तेलंगाना। द सीडीसी हैज आइडेंटिफाइड अ हायर देन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ चिकनगुनिया केसेस अमंग यूएस ट्रैवलर्स जो तेलंगाना से वापस आ रहे हैं। तो उन्होंने एडवाइजरी इशू की है नवंबर 8 को, जो ट्रैवलर्स को बेसिकली रिक्वेस्ट करती है, अर्ज करती है टू एक्सरसाइज एनहांस्ड प्रिकॉशंस। दिस इज द सेकेंड सीडीसी ट्रैवल एडवाइजरी फॉर इंडिया दिस ईयर, फॉलोइंग, इससे पहले ऑलरेडी हो चुका था, रिगार्डिंग अ जीका वायरस आउटब्रेक जो महाराष्ट्र में हुआ था, मिड ईयर की बात है ये। सीडीसी ट्रैवल एडवाइजरी सिस्टम अलग अलग 4 लेवल पे बेसिकली डिजीजेस को कैटेगराइज करती है। लेवल 1 एडवाइजेस ट्रैवलर्स टू प्रैक्टिस यूजुअल प्रिकॉशंस, कि थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा सावधान रहें। लेवल 2 बोलता है कि एनहांस्ड प्रिकॉशंस लिए जाएं। लेवल 3 बोलता है कि कंसिडरेशन ऑफ नॉन एसेंशियल ट्रैवल, मतलब अगर जरूरी नहीं है तो प्लीज ट्रैवल ना करें। और लेवल 4 बोलता है कि अवॉइड ऑल ट्रैवल। तो 4 लेवल्स में डिवाइड करता है यूएस ये सीडीसी ट्रैवल एडवाइजरी सिस्टम को। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, या मोस्टली ऑल ऑफ दिस इज पॉलिटिकल न्यूज। अब आ जाते हैं हम दिस इज इंपॉर्टेंट, ग्लोबल साउथ, मतलब दुनिया का ग्लोबल साउथ hit by food and fuel crisis due to all these conflicts जो going on, जो चल रहे हैं यूक्रेन, रशिया, इजराइल, ईरान, गाजा, ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। तो यहाँ पे G20 समिट का पहला दिन हुआ रियो डे जनीरो में, ब्राजील में, जो कि हो रहा है। तो पहले दिन ही मोदी जी ने सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट किया ब्राजीलियन प्रेसिडेंसी को। G20 की प्रेसिडेंसी अभी ब्राजील के पास है, ऑफ द ग्रुपिंग फॉर टेकिंग फॉरवर्ड डिसीजंस टेकन एट न्यू दिल्ली समिट। बेसिकली पिछले साल हमारे पास थी G20 की प्रेसिडेंसी, उसमें हमने बहुत कुछ डिसीजंस लिए थे। अब होता क्या है, मान लो G20 जैसी समिट, हर साल प्रेसिडेंसी चेंज होती है। मान लो हमने कुछ डिसीजंस लिए, अगले साल जिनके पास प्रेसिडेंसी गई वो उस डिसीजंस को आगे ही नहीं लेके गए, तो एक्चुअल काम कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट एक साल के अंदर थोड़ी ना हो जाता है। एक साल में भाई कंक्लूजन्स निकलते हैं, उसके बाद आगे नेक्स्ट जिनके पास प्रेसिडेंसी जाने वाली है उस कंट्री की जिम्मेदारी बनती है कि पिछले वाले डिसीजंस भी आगे लेके जाएं और अपने खुद के भी कुछ नए इनोवेटिव तरीके लेकर आए। तो सबसे पहले तो ब्राजील इज टेकिंग आवर डिसीजंस फॉरवर्ड विच इज अ ह्यूज थिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री थिंग, तो उस पर कॉम्प्लीमेंट दिया। इसके अलावा द कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ सबसे ज्यादा देखा गया कि दे आर द मोस्ट एडवर्सली इम्पैक्टेड बाय फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर क्राइसिस, जो कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहली बात जो हुई वो ये हुई कि G20 कंट्रीज जो भी हैं दे मस्ट गिव प्राइमेसी टू देयर कंसर्न्स एंड प्रायोरिटीज। जो देयर कंसर्न्स मतलब ग्लोबल साउथ में जो कंट्रीज आती हैं, ऐसा मोदी जी का कहना था। इन एन एड्रेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ G20 मिस्टर मोदी कॉम्प्लीमेंटेड, ये हम देख चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट किया और बोला कि भाई ब्राजील के बहुत ही अच्छा पीपल सेंट्रिक डिसीजन, गवर्नमेंट सेंट्रिक नहीं है। पीपल सेंट्रिक मतलब ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं जो लोगों के भले के लिए हो, गवर्नमेंट के भले के लिए नहीं, ठीक है। द इंडियन G20 प्रेसिडेंसी कॉल फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये हमारा मोटो था जब हमारे पास प्रेसिडेंसी थी, क्या, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वी आर ऑल वन फैमिली बेसिकली। इस मोटो को रियो दे जनीरो या ब्राजील ने भी आगे बढ़ाया है बेसिकली। यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उसके अलावा हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर, ये सब देवर अमंग द मेनी लीडर्स हु वर प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट डे। 2 दिन की समिट ये होने वाली है, कहाँ, रियो दे जनीरो में। आई वुड लाइक टू से दैट countries of the global south are most adversely affected या impacted by 3 चीजों की crisis, FFF, food, fuel and fertilizers, ठीक है। So our discussion can only be successful when we keep in mind the challenges and priorities of global south। उनका ये कहना था कि कोई मतलब ही नहीं है इस समिट का, बेसिकली इसको पॉजिटिव वे में बोला, कोई मतलब ही नहीं है इस समिट का जब तक हम ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के ऊपर जितना बड़ा असर, बैड इंपैक्ट पड़ा है और ये क्राइसिस हो रही है, जब तक हम उसको प्रायोरिटाइज करके एड्रेस नहीं करते, ठीक है।
Prime Minister also made the remarks at the G20 session on social inclusion and the fight against hunger and poverty. ये दूसरी चीज थी जिसके ऊपर उन्होंने remarks किए. Opening day highlight was the launch of Global Alliance to combat poverty and hunger. Very important, इसके ऊपर सीधा question आ सकता है कि पावर्टी और हंगर से डील करने के लिए सबसे पहला जो ओपनिंग डे था समिट का, 2 दिन की होती है, ओपनिंग डे पे सबसे पहला इसी का लॉन्च हुआ था. साथ ही साथ बहुत सारी चीजें और भी बोली गई कि भाई बैक टू बेसिक्स जाना है, मार्च टू फ्यूचर भी करना है, ऑल दीज थिंग्स वर द मोटो. तो ये सब इनके ऊपर भी डिस्कशंस हुए एंड या सो बेसिकली दिस वाज द मेन थिंग. नेक्स्ट, SpaceX का Falcon 9 डिप्लॉयज इंडियन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट. तो हमने अपनी सैटेलाइट भेजी है लेकिन लॉन्चर खुद का यूज नहीं किया. तो इंडिया की GSAT-N2 बेसिकली एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ऐसी बहुत सारी होती हैं. इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया था SpaceX यानी इलॉन मस्क के Falcon 9 रॉकेट ने इन द अर्ली आवर्स ऑफ ट्यूसडे आफ्टर लिफ्टिंग ऑफ 12:01 AM at 12:01 AM IST में फ्रॉम स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स, जो कि अपना केप कैनावेरल स्पेस 4 स्टेशन में, फ्लोरिडा में. बेसिकली Falcon 9 ऊपर लेके गया एंड पुट द GSAT-N2 इनटू जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर इनटू ऑर्बिट. ठीक है, तो नाम क्या है ये आपको पता चल गया. कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, लॉन्च किसने किया था? Falcon 9. Falcon 9 which is owned by SpaceX. अच्छा, हमने ये डिस्कस किया था COP29 कहाँ पे चल रहा है इस समय? बाकू अजरबैजान में. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. सबसे पहला तो हो कहाँ रहा है वही आता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पे आ जाते हैं. Corp insurance mis-selling न्यूप. वर्ल्ड, ऐसा यूनुस का कहना है जो अभी बेसिकली बांग्लादेश को संभाल रहे हैं कि हसीना अपना पॉलिटिकल एक्टिविटीज, शेख हसीना हु वाज आउटस्टेड लास्ट मिनट, उन्होंने रिजाइन किया था बांग्लादेश में जो इतना बड़ा सिविल क्राइसिस चल रहा है उसके चलते, एंड शी रैन फ्रॉम देयर. तो यूनुस का ये कहना है, मोहम्मद यूनुस का, कि वो शेख हसीना अभी भी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज चला रही हैं इंडिया से. बांग्लादेश विल परस्यू एक्स्ट्राडिशन, वापस मंगाएंगे, वापस बुलाएंगे, ऑफ आउटस्टेड, बाहर निकाली गई, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को फ्रॉम इंडिया. ऐसा चीफ एडवाइजर ऑफ इंटरिम मतलब फिलहाल के लिए, नॉट चोजन, बट भाई उनकी गवर्नमेंट ही खत्म हो गई थी तो देश चलाने के लिए कोई तो गवर्नमेंट चाहिए. तो इंटरिम गवर्नमेंट जो बनाई गई थी, मोहम्मद यूनुस एडमिटिंग हाउएवर दैट ही हैड नो ऑब्जेक्शन टू हर पार्टी, जो अवामी लीग है, कंटेस्टिंग इन इलेक्शंस. एक द हिंदू के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया अपने ही घर पे. उनका ये कहना था कि जो उनका विजन बेसिकली है फॉर टाइज विद इंडिया. तो बेसिकली आप ये समझ लो, कंट्री से उनके भागी हुई एक एक्स प्राइम मिनिस्टर इंडिया में शरण लेके बैठी है, और जो अभी सत्ता चला रहे हैं वहां पे वो बोल रहे हैं कि भाई वापस हम मांगेंगे. तो एक तरीके से अगर हम शेख हसीना को रख रहे हैं तो हम एक तरीके से अपने बांग्लादेश के साथ अपने टाइज को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. तो इनका ये सटल तरीके से बोलना है कि भाई इंडिया के साथ जो हमारे टाइज हैं, हमारा रिलेशन है बांग्लादेश का एज अ कंट्री, हम बहुत वैल्यू करते हैं. मतलब एक हिंट है इंडिया के लिए कि देखो वैल्यू करते हैं हम बहुत ज्यादा, यू हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, डोंट डू दिस. ठीक है, यू हैव फिनिश्ड 100 days एज चीफ एडवाइजर. और ये बेसिकली इंटरव्यू ने पूछा, हाउ वुड यू ग्रेड योर गवर्नमेंट ऑन 2 मेजर इश्यूज, लॉ एंड ऑर्डर एंड इकोनॉमी. तो उनका ये कहना था भाई लॉ एंड ऑर्डर पे तो हम अभी भी इंप्रूव कर रहे हैं, बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि वी हैव नॉट गॉट अ ए येट, मतलब ग्रेड ए अगर बोले. ऑन द अदर हैंड आई विल से इट्स एन ए प्लस बिकॉज वी इनहेरिटेड अ शैटर्ड इकोनॉमी के केस में. ठीक है, सो बेसिकली दिस वाज अ स्मॉल इंटरव्यू. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट इम्पॉर्टेंट. अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट. फर्स्ट डायरेक्ट कार्गो शिपमेंट फ्रॉम पाकिस्तान अराइव्स इन बांग्लादेश. शिफ्ट इन टाइज दिखा रहा है ये भाई. अपना और बांग्लादेश का रिलेशन बहुत क्लोज हुआ करता था, अब पाकिस्तान से अगर शिपमेंट बांग्लादेश में उतर रही है, थोड़ी चिंता की बात हो सकती है.
तो पाकिस्तान का पहला डायरेक्ट कार्गो टू बांग्लादेश सिंस 1971 इंडिपेंडेंस, क्योंकि बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान होता था ना भाई, इतनी गंदी लड़ाई होकर बांग्लादेश अलग हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था कि शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे एक दूसरे की। तब के बाद पहली बार पाकिस्तान का एक शिपमेंट कार्गो बांग्लादेश गया है। डॉक्ड एट द साउथ ईस्टर्न Chittagong, if my pronunciation is not wrong, port last week, signaling a shift in foreign relations under the interim government of Mohammad Yunus. उनका ये कहना है, टू माई नॉलेज दिस वॉज द फर्स्ट कार्गो शिप दैट केम डायरेक्टली फ्रॉम कराची, मेनली कैरिंग रॉ मटेरियल हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए. He, however, added that the ship began its voyage from UAE with its destination being Indonesia. UAE से निकला था, इंडोनेशिया को जा रहा था. मेड अ स्टॉप ओवर इन कराची, बीच में रुका लोड करने के लिए कार्गो फॉर बांग्लादेश. सम ऑफ द कंटेनर्स ऑल्सो कैरिड गुड्स फ्रॉम दुबई. वॉर ऑफ 1971 के बारे में बात हुई है. 1971 में जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान विच इज प्रेजेंट डे बांग्लादेश, इनका वॉर हुआ था. दिस वॉर लेड टू क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट नोन एज बांग्लादेश. ऑफिशियल्स का ये कहना था कि जो शिप है जिसका नाम है MV युआन शियान फा जोंग, ये पहुंची ऑन वेंसडे और आके फटाफट से बेसिकली सामान जो कार्गो उतारना था वो उतार कर इट लेफ्ट. अर्लियर कार्गो फ्रॉम पाकिस्तान वॉज शिफ्ट फ्रॉम अ थर्ड कंट्री लाइक श्रीलंका, सिंगापुर या मलेशिया थ्रू फीडर वेसल्स टू रीच बांग्लादेश. डायरेक्टली कभी नहीं आता था. ये हो क्या रहा है बेसिकली, इंप्रूव फीजिबिलिटी. अ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल फेमिलियर विद द प्रोसेस सेड जो डायरेक्ट कार्गो ट्रांसपोर्ट हुआ है इस बार पाकिस्तान से, इससे बहुत ज्यादा जो चीजें आ रही है जो बीच बीच में रुक रुक के अलग अलग कंट्रीज में आती थी, वो कमोडिटीज का प्राइस ऑफ कोर्स काफी रिड्यूस हो गया है और शिपमेंट प्रोसेस भी बहुत जल्दी क्विक हो गई है. पाकिस्तान की जो हाई कमिश्नर है टू बांग्लादेश, उनका ये कहना है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, उनका ये कहना है कि दिस इज अ स्टेप टुवर्ड बूस्टिंग मोर इंटीग्रेटेड एंड ट्रेड नेटवर्क अक्रॉस द रीजन, कुड बी अ थिंग ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर. सबसे पहले महाराष्ट्र सेट टू वोट टुडे इन अ सिंगल फेज. वोटिंग ऑलरेडी आ चुकी है, रिजल्ट्स भी अभी अनाउंस होना स्टार्ट हो ही चुके हैं. सो महाराष्ट्र का फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन सिंगल फेज में ही होने वाला था, वो स्टार्ट हो चुका था. दिस ऑल हैपेंड ऑन 20th of November. और वोट्स काउंट होने वाले हैं 23rd of November को. ठीक है, तो जब रिजल्ट आएगा दैट वुड बी रेलेवेंट फॉर अस. हाँ, इंडिया चाइना डिस्कस रिटर्न ऑफ फ्लाइट्स एट G20 समिट. तो यहाँ हो क्या रहा है, अ मंथ आफ्टर इंडिया एंड चाइना, उन्होंने दोनों ने मिलकर अनाउंस किया था कि डिसएंगेज करेंगे अपने अपने ट्रूप्स को अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. दोनों ही कंट्रीज ने अग्री किया है टू डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप्स इन देयर रिलेशनशिप, जिसमें क्या क्या चीजें आती है. एक तो डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम करेंगे, वीजा अप्रूवल्स, जर्नलिस्ट परमिशन, भाई एक दूसरे के जर्नलिस्ट को भी भगा गया था. रिवर डेटा शेयरिंग, भाई रिवर हम शेयर करते हैं ना, सबसे बड़ी तो ये अपनी ब्रह्मपुत्र रिवर, सांगपो जिसको बोलते हैं चाइना में, हम रिवर शेयर करते हैं, उसको रिज्यूम करेंगे. अलाउइंग इंडियन पिलग्रिम्स टू कैलाश मानसरोवर, वहां के थ्रू जाना पड़ता है, तो इंडियन पिलग्रिम्स कैलाश मानसरोवर भी नहीं जा पा रहे थे, ये सब रिज्यूम करेंगे. ये अनाउंसमेंट करा गया था बाय आवर वेरी ओन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर, जब वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से मिले जिनका नाम है वांग यी, ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 समिट, जो कि हो रही है इस समय रियो डी जनीरियो में, विच इज इन ब्राजील. इसी के साथ साथ डिसएंगेजमेंट LAC के अलोंग करने वाले हैं, हम देख चुके हैं. अच्छा, यहाँ पे मिनिस्ट्री का कहना क्या था, द मिनिस्टर्स रिकॉग्नाइज दैट द डिसएंगेजमेंट इन आवर बॉर्डर एरियाज हैड कंट्रीब्यूटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. It was agreed that a meeting of special representatives and of foreign secretary वाइज मिनिस्टर मैकेनिज्म विल टेक प्लेस सून. इसके अलावा भी और किन किन इश्यूज पे चर्चा करने वाले हैं, उसके लिए भी मीटिंग बहुत ही जल्द होल्ड करेंगे. फिलहाल ये जो चीजें हमने अभी अभी डिस्कस की, इन सबको सॉर्ट किया जाएगा. Coming on to the next important news.
Just give me 1 second. Yeah. अपन सीधा आ जाते हैं वर्ल्ड न्यूज़ पर। या इंडिया यूके टू रीलॉन्च ट्रेड टॉक्स इन न्यू ईयर, ऐसा स्टार्मर जो कि यूके के नए कियर स्टार्मर यूके के नए प्राइम मिनिस्टर हैं उनका कहना है। इंडिया एंड यूके हैव डिसाइडेड टू रीलॉन्च डिस्कशंस to conclude a free trade deal in the new year following the election of the new Labour Party government in UK। अनाउंसमेंट जो आया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम काफ़ी पहले कुछ टाइम पहले हमने बेसिकली यूके और इंडिया के थोड़े रिलेशंस खराब हो गए थे, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये बातचीत चालू हुई थी ट्रेड रिज्यूम करने की, ये बात हुई थी 2022 में चालू हुई थी ड्यूरिंग द बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव गवर्नमेंट। It was announced by UK Prime Minister Keir Starmer following a bilateral meeting, bilateral मतलब दो के बीच में होने वाली, with Prime Minister नरेंद्र मोदी in Rio de Janeiro again G20। तो G20 समिट पूरी की पूरी है, सब लोग मिलके बात करते हैं साथ में, बट बाइलेटरल कंट्री आपस में दो कंट्रीज भी आपस में बहुत सारी मीटिंग्स करती हैं। इनका कहना क्या था? अ न्यू ट्रेड डील विद इंडिया विल सपोर्ट जॉब्स एंड प्रॉस्पेरिटी इन द यूके, पहली बात, एंड रिप्रेजेंट अ स्टेप फॉरवर्ड इन आवर मिशन टू डिलीवर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी अक्रॉस आवर कंट्री। तो बहुत ही जेनरिक सी बात है। अभी बात ये हुई है कि बात चालू करेंगे वापस से, जब बात चालू करेंगे अग्रीमेंट्स होंगे वो हमारे लिए रेलेवेंट होगा। इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर काफी चर्चा भी चल रही है। पुतिन ने साइन किया है एक नया रिवाइज्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, जो वॉर उनका चल रहा है अमिड दैट। सो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन ट्यूसडे साइंड अ रिवाइज्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो डिक्लेयर करती है दैट अ कन्वेंशनल अटैक ऑन रशिया बाय एनी नेशन दैट इज सपोर्टेड बाय न्यूक्लियर पावर, कोई भी अटैक अगर रशिया पे होता है, कन्वेंशनल अटैक, कोई भी ऐसा नेशन जो कि सपोर्ट करती है न्यूक्लियर पावर को, वो कंसिडर किया जाएगा एज अ जॉइंट अटैक ऑन हिज कंट्री। ये नया डॉक्ट्रिन कहता है। मिस्टर पुतिन्स एंडोर्समेंट ऑफ द न्यू न्यूक्लियर डेटरेंट पॉलिसी कम्स आफ्टर 1000th डे आफ्टर ही सेंट ट्रूप्स। 22 फरवरी 2022 की बात है, 2 साल से ज्यादा हो चुका है, 2.5 साल से ज्यादा इनफैक्ट इस वॉर को चलते चलते। It follows US President Joe Biden's decision to let Ukraine strike targets inside Russia with US supplied long range missiles। भाई यूएस अपनी मिसाइलें यूक्रेन को दे रहा है, यूक्रेन फोड़ रहा है रशिया में, तो रशिया ने बोला ऐसे थोड़ी ना चलेगा, तो उन्होंने ये पॉलिसी निकाली है। Signing of the doctrine which says that any massive aerial attack on Russia could trigger a nuclear response। कोई भी ऐसा मैसिव अटैक जो रशिया पे होता है, इसकी वजह से हम, रशिया का कहना है, हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं न्यूक्लियर अटैक के फॉर्म में। डिमॉन्स्ट्रेट ये दिखाता है बेसिकली कि जो मिस्टर पुतिन है वो एकदम कंप्लीट तरीके से तैयार है टू टैप कंट्रीज न्यूक्लियर आर्सेनल जो आज तक यूज नहीं हुआ है, टू फोर्स द वेस्ट बैक डाउन एज मॉस्को प्रेसेस अ स्लो मूविंग ऑफेंसिव इन यूक्रेन। ये क्या बोल रहे हैं? हम यूक्रेन से लड़ाई कर रहे हैं, तुम बाहर रहो, वेस्ट बाहर रहे, वेस्ट खासतौर पे यूएसए। अगर आपने इस तरीके के हवा वाले एरियल वाले अटैक हमारे यहाँ किए तो हम समझ लेंगे कि भाई ये न्यूक्लियर वॉरफेयर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ऐसा नया डॉक्ट्रिन कहती है। या कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, तो महाराष्ट्र में 65% था वोटर टर्नआउट, बेटर देन 2019, 5 साल पहले जो था उससे तो काफी बेटर था। अच्छा, मणिपुर की अगर हम बात कर रहे थे और गुवाहाटी की, कि फाइनली एक कर्फ्यू लगने के बाद थोड़ा काम हुआ है माहौल,
All this is political news. हाँ, ये अपन ने बात किया, उसी का फॉलोअप है। G20 में ही ये बातचीत चल रही है कि बेसिकली वापस से काम करते हैं म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाने पे। इंडिया चाइना ऑन वेंसडे उन्होंने अग्री किया है कि लेट्स वर्क टुवर्ड्स अ रोड मैप फॉर रीबिल्डिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ऐसा डिफेंस मिनिस्टर, अभी इससे पहले वाले में हमने बात की थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने डिस्कशन किए थे जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। अब डिफेंस मिनिस्टर की बात हो रही है यहाँ पे, मिस्टर राजनाथ सिंह कॉलिंग फॉर ड्रॉइंग लेसन्स फ्रॉम अनफॉर्चुनेट बॉर्डर क्लैश जो 2020 से चले आ रहे हैं। दोनों ही डिफेंस मिनिस्टर्स मिले द कैपिटल सिटी ऑफ लाओस में वीक्स आफ्टर इंडियन एंड चाइनीज मिलिट्रीज कंप्लीटेड डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम द टू लास्ट फेस ऑफ पॉइंट्स इन ईस्टर्न लद्दाख। जो डिफेंस मिनिस्ट्री दोनों ही साइड की, उन दोनों ने अग्री किया है कि साथ में मिलकर काम करते हैं टुवर्ड्स अ रोड मैप ऑफ रीबिल्डिंग द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। सिंपल सी बात है। 2020 से हमारे चाइना के साथ वैसे रिलेशंस कुछ खास अच्छे पहले भी नहीं थे, बट उसके बाद और भी ज्यादा खराब हो गए थे। हाँ, ये हमने देखा था। तो ग्रैप 4 गाइडलाइंस जो लगाई थी ना, उसी के अंडर वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी भी है, तो जो कि अब दिल्ली गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दी है। अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोज किया है 7 की पिलर्स टू स्ट्रेंथन टाइज बिटवीन इंडिया। कैरिकॉम नाम है, कैरिकॉम। ये होता क्या है? सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने प्रपोज किए हैं 7 इंपॉर्टेंट पिलर्स या पॉइंट्स टू बेसिकली टाइज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए बिटवीन इंडिया एंड कैरिकॉम। कैरिकॉम क्या है? कैरिकॉम बेसिकली कम्स फ्रॉम करीबियन एज ही हेल्ड टॉक्स विद करीबियन पार्टनर कंट्रीज फोकसिंग ऑन एरिया सच एज ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म अमंग अदर्स। ठीक है, तो इंडिया कैरिकॉम समिट हुई थी यहाँ पे। I'll just tell you the full form of CARICOM. It's skipping me right now. CARICOM कंट्रीज, करीबियन कंट्रीज होती है मोस्टली ये। हाँ, करीबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट, राइट। करीबियन कम्युनिटी ये कॉमन मार्केट है। कॉमन मार्केट होता क्या है? ये बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ, हम जब रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर कॉमन मार्केट भी एक तरीके का आता है। कॉमन मार्केट के अंदर टैरिफ एंड अगर कोई कंट्रीज कॉमन मार्केट का पार्ट है तो उसके अंदर ये जो कंट्रीज आपस में इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैरिफ्स लगाते हैं ना, इनको कम इम्पोज करते हैं, या तो करते ही नहीं है या कम। सो बेसिकली दे आर ट्रेड फ्रेंड्स। तो कैरिकॉम, ठीक है। तो इंडिया और कैरिकॉम की समिट हुई थी जिसमें हमने मोदी जी ने ये बोला है कि टाइज स्ट्रॉन्ग किए जाएं और ज्यादा। Yeah, that's all for the past 3 days. Next we are going to meet on the upcoming Tuesday जब हम डिस्कस करेंगे फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को क्या क्या हुआ। सो स्टे ट्यून। बहुत छोटे से सेशंस होते हैं ये, मोस्टली हम सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ही डिस्कस करते हैं। मैं काफी सारी चीजें यहाँ पे स्किप करती हूँ बिकॉज दे आर नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो बेशक इसको पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, आपके नॉलेज एनहांस होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारा इंटायर टारगेट इज टू हैव अ शॉर्ट एज पॉसिबल सेशन जिसमें फटाफट से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हम कवर करते हुए चल सकते हैं सारे के सारे दिनों की, ताकि आपको ये सेशन लगाने में बिल्कुल भी आलस ना आए। सो इफ यू वॉच दीज बाई वीकली सेशंस, हफ्ते में 2 बार होने वाले, यू विल बी कवर्ड फॉर द इंटायर वीक ऑफ करंट अफेयर्स। So thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again on the upcoming Tuesday. This is Vishishta signing off. Bye bye.